नमस्कार। संभल का सच क्या है इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको एक एक मुद्दे से एक एक सबूत से वाकिफ कराएंगे। मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज हम बात करेंगे संभल की। संभल लगातार खबरों में है। संभल की मस्जिद वाली गली में जो उपद्रव शुरू हुआ, जो हिंसा हुई और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, वो सड़क से लेकर संसद तक जारी है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो कानून के तहत हुआ, जबकि बीजेपी के विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है, हम आपको एक एक करके सारे तथ्यों की जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें संभल का पूरा सच क्या है। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बाकी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। तस्वीरें रविवार यानी 24 नवंबर की हैं। संभल की शाही मस्जिद के पास बेकाबू हो चुकी भीड़ से लगातार अपील की जा रही थी कि वो घर चले जाएं। जिला अदालत के आदेश पर रविवार को दोबारा मस्जिद के अंदर सर्वे का काम चल रहा था। इसी बीच बाहर भारी संख्या में भीड़ उमड़ आई। पुलिस पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि उस दिन कब, कहां, कैसे और क्या हुआ। लेकिन पहले ताजा स्थिति के बारे में जानिए। संभल में कर्फ्यू है, स्कूल बंद हैं, इंटरनेट बंद हैं, बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें संभल के सांसद भी शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। सर, नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया। इस बीच संभल में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल में रविवार सुबह जहां पर हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी संभल के शाही जामा मस्जिद। इस वक्त की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए लगातार शांति बनी हुई है, लेकिन शांति का कारण है कि पुलिस बल लगातार यहां पर मौजूद है और कल भी लगातार जो पेट्रोलिंग थी वो की गई थी, फ्लैग मार्च किया गया था। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी DIG समेत यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इलाके की फ़िलहाल खुद यहाँ पर शिनाख्त कर रहे हैं। लगातार जो पेट्रोलिंग है वो फिलहाल की जा रही है और फिलहाल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 30 से ज़्यादा जो लोग थे वो घायल हुए थे इस मामले में। ऐसे कई पुलिस वाले थे जो घायल होने के बाद जैसे ही उन्हें फर्स्ट एड मिली उसके बाद वो वापस ड्यूटी पे लौट आए। संभल हिंसा के सच की हम बात कर रहे हैं। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक सच सामने आया कि चारों मौत देसी बंदूक की गोली से चलने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये गोली 315 बोर की है,
जिसकी वजह से इन चारों की मौत हुई है। कुछ खबरें ये चल रही हैं कि गोली नज़दीक से मारी गई है, जबकि पुलिस तो दूर खड़ी थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उसके बाद भी जब भीड़ काबू नहीं हुई तो रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी। तो आखिर क्या माना जाए? क्या संभल में किसी षड्यंत्र के तहत पत्थर चलवाए गए? बल्कि ये कहा जाए कि पत्थर चलवाने के लिए क्या बाहर से भी लोग बुलाए गए? जैसा कि केंद्र सरकार के एक मंत्री का आरोप है कि क्या सच में संभल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रची गई थी? ये रिपोर्ट देखिए। संभल में हालात बेकाबू हुए तो राजनीतिक बयान भी बेकाबू होने लगे। जैसा कि होता है, कोई जांच पूरी होने से पहले ही मामला दो भाग में बंट गया और बयान देने वाले लोग नतीजों पर भी पहुंचने लगे। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों की मौत देसी बंदूक की गोली से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 315 बोर की गोली से उनकी मौत हुई है। अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं। चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप है कि साजिश के तहत मुस्लिम समाज पर हमला किया गया है। कोर्ट का आदेश था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर्वे तो हो चुका था और ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी कि जब 19 तारीख में कोर्ट के आदेश के बाद आप तुरंत विदिन 1 to 2 आवर्स के अंदर आप सर्वे करने के लिए पहुंच गए? अगर कोर्ट का आदेश था तो दोबारा सर्वे करने का क्या मतलब बनता था? दोबारा जब उस दिन सर्वे कंप्लीट हो गया था, उस दिन खुद डीएम, एसपी और इसके साथ साथ कि उन्होंने जो इस बात को कहा था कि जो कोर्ट के कमिश्नर थे कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया, अब हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो जब ये चीज़ हो गई थी, दोबारा सर्वे करने के लिए क्यों पहुंचे? इस साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट कर करके उनकी हत्या की गई है। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को अधिकारियों को जेल में भेजना चाहिए। कुछ लोग धारदार हथियार भी मिले हैं, कुछ अलग तरह की चीजें मिले, क्या कहेंगे? अरे पुलिस तो सुई का फावड़ा बनाने में कितनी देर लगती है? जो पुलिस के अधिकारी सरकारी असले के साथ प्राइवेट असले को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी भी चीज की किसी भी हद तक जा सकते। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है क्योंकि इस बात की जरूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का, और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है, ये भी नहीं कि कोई चीज़ तोड़ी या कोई चीज़ खोली या ऐसी कोई भी चीज़ हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था,
हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से इस चीज़ को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे कि वहाँ लोग इकट्ठे किस लिए हुए? नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए? कोई बुजुर्ग वहाँ क्यों नहीं था उनको कंट्रोल का? अगर आना भी था तो बुजुर्गवार जो हर बार वहाँ नमाज़ पढ़ने आते, वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, मुँह बाँध के आए थे। तो क्या करने आए थे मुँह बाँध के? फिर उन लोगों ने बिना उकसावे के सारी कार्रवाइयाँ की और अनायास तौर पर कई सारी चीज़ों को जोड़कर उसपे चीज़ें चलाई जा रही हैं, थ्योरीज़ बनाई जा रही हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इसमें फ्यूलिंग करने का काम करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे मुझे लगता है कि सबको ये बात धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि ये बेवजह हुआ। हम लोग भी बातचीत में हैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से, प्रयास भी कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लड़के वहाँ पर इस पथराव में शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर की उम्र पढ़ने की है, बहुत सारे लोगों की अपने जॉब करने की है और उसमें से कई सारे कुछ न कुछ काम-धंधा कर भी रहे थे, अपना काम-धंधा छोड़ के। इस तरीके की चीज़ों में, गतिविधियों में संलग्न होना, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को संभल में बीजेपी की सियासत दिखती है। उन्होंने संभल को साबरमती से जोड़ दिया। अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। सदन में इसको उठाएंगे। मैं हमारे सभी सांसद और तमाम विपक्ष के लोग इस सवाल को उठाना चाहते थे, लेकिन सदन में नहीं उठने का मौका दिया। कल भी नहीं मिलने का मौका, जब मिलेगा तब ये सवाल उठाया जाएगा और हमारा डेलीगेशन भी जाएगा, वहाँ के लोगों के दुख दर्द परेशानी, और फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। मतलब की घटना कहीं न कहीं प्रेरित की हुई घटना लगती है, क्योंकि न्यायालय का आदेश हुआ, कोर्ट सर्वे हुआ, कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने गए और उसके बाद कोर्ट का, न्यायालय का पालन करना सबका दायित्व है। यदि किसी को उस न्यायालय के आदेश से असहमति भी है तो उसका उचित प्लेटफॉर्म है, उचित माध्यम है, वो अपनी बात न्यायालय में रख सकते हैं। लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी न्यायालय के आदेश के खिलाफ संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ करके, कानून को तोड़ करके गुंडई, अराजकता, पत्थरबाजी करेंगे। ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश किया आया जाएगा और कठोर कार्रवाई करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। न्यायालय के आदेश पर संभल में अगर सर्वे होता है या अमीन कमीशन अपनी कार्रवाई करते हैं तो मेरे ख्याल से जनता को, लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और जो कुछ न्यायालय के आदेश के बाद भी संभल में हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत दुखद है। मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा वहाँ की जनता से कि वो कानून का ध्यान और सम्मान करते हुए ऐसे दंगे और अपराधों से बचने की कोशिश करें। संभल की घटना पर जो बयान आ रहे हैं वो दो हिस्से में बंटे हुए हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो हुआ कोर्ट के आदेश पर हुआ, जबकि बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि ये गोली बंदूक प्रताड़ना की राजनीति है। गोली से प्रदेश चलाने की कोशिश की जा रही है, गोली से जो है जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जैसे उस पर सवाल उठाएगा तत्काल जो है हाउस बंद हो गया। पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। संभल में जो सर्वे था वो न्यायालय के आदेश से उस सर्वे टीम गई थी। अब न्यायालय के आदेश से, न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो क्या बाहर से भी लोग बुलाए गए थे? 15 किलोमीटर के दायरे से लोगों को बुलाया गया, मस्जिद के आसपास इकट्ठा किया गया और उन्हें भड़काया गया।
ये आरोप पुलिस की तरफ से साफ लगे। रविवार की सुबह संभल की मस्जिद में सर्वे की टीम पहुंची तो नमाज का वक्त नहीं था, लेकिन बाहर धीरे धीरे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने लोगों को समझाया तो उसका विरोध शुरू हुआ, पत्थरबाजी होने लगी और अब वहां इंटरनेट बंद है, बाहर के लोगों का प्रवेश भी बंद है और कई घरों में ताला लगाकर लोग फरार हैं। फिलहाल ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए पहचान की जा रही है कि उपद्रव में कौन कौन लोग शामिल थे और सबसे बड़ा सवाल, ये लोग कहीं बाहर से तो नहीं आए थे या बुलाए गए थे? 10-15 किलोमीटर के बाहर दूसरे जिलों से भी आए थे क्या? पहली तस्वीर रविवार सुबह की है। मस्जिद के बाहर बेकाबू भीड़ दिख रही है। पुलिस वालों पर हमले किए जा रहे हैं। सड़कों पर पत्थर हैं, गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सोमवार की तस्वीर है। संभल की शाही मस्जिद जिस गली में है उस गली में सन्नाटा है, घरों में ताला लग गया है। रविवार को संभल में बवाल के बाद आपको सोमवार की कुछ तस्वीरें फिलहाल हम यहाँ पर संभल के ठीक उस इलाके से दिखाएंगे जहाँ पर तमाम घर हैं और एकदम जो मस्जिद के साथ में है और उसी गली में है जहाँ पर हंगामा हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर हैं उन्हें ताला बंद करके लोग फिलहाल चले गए हैं। कल बवाल होने के बाद ही से जो लोग थे वो अपने घरों को छोड़ कर यहाँ से जाने लग गए थे, क्योंकि दो बातें थी। एक, उन्हें डर था कि दोबारा उस तरीके की हरकत ना हो जिस तरीके से कल बड़ा बवाल हुआ, और दूसरा क्योंकि पुलिस ने भी कहा था कि जिन लोगों को सीसीटीवी कैमरा में देखा जाएगा, और साथ ही साथ पुलिस ड्रोन के जरिए भी निगरानी रख रही थी, तो उनका कहना था कि जो भी लोग पत्थरबाजी जैसे काम कर रहे थे या शरारती तत्वों वाला काम कर रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरी गली, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो एकदम आपको शांत दिखाई देंगी। रविवार सुबह 6:30 बजे संभल के शाही जामा मस्जिद में प्रशासन के साथ सर्वे टीम पहुंची। सर्वे के बारे में पता चलने पर स्थानीय लोग हजारों की संख्या में मस्जिद के बाहर इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव कर दिया। मौके पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। छतों से भी पथराव किया गया। पुलिस को भागना पड़ा। सर्वे की टीम को भी वहां से निकलना पड़ा। संभल की शाही जामा मस्जिद में अंदर घुसने और बाहर निकलने के 3 गेट हैं। उनमें से एक गेट इस वक्त तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं, और जिस गेट से जानकारी ये मिल रही थी कि जो सर्वे टीम थी उन्हें बाहर निकाला गया। फिलहाल तो तस्वीरें अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो ये सीढ़ियाँ जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पथराव की जो निशान हैं वो लगातार बने हुए हैं, ईंटों के निशान हैं। हालांकि सिविक बॉडीज़ ने उसे साफ़ ज़रूर कर दिया है। आप देख सकते हैं सामने की छत पर भी जो पत्थर है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि कितने ज़्यादा पथराव यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर, सर्वे टीम पर करने की कोशिश की गई थी। हिंसा से जुड़े कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं। भीड़ में देखिए, कुछ युवक पुलिस पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने चेहरे कवर किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर लाल शर्ट पहने इस युवक ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ है। युवक कार पर पत्थर फेंकता है। इसके बाद काली शर्ट पहने दिख रहा ये दूसरा शख्स भी कार पर पत्थर फेंककर हमला कर देता है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक हथियार थोड़ा अलग किस्म का है, जिसे देखकर लग रहा है इसके जरिए दोनों तरफ से हमला किया जा सकता है। लगातार
जो यहाँ पर स्थिति थी वो बेशक अब वैसी नहीं है, बिल्कुल शांति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि आज सोमवार है। सोमवार को यहाँ पर जो मार्केट है वो बंद रहती है, इस वजह से मार्केट बंद है। लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें घरों में बंद रह करना होगा, लेकिन क्योंकि कई लोग यहाँ से घरों को छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का सन्नाटा लगातार बना हुआ है। तो संभल का सच हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। इस मामले में आपने ध्यान दिया होगा कि बार बार कहा जा रहा है कि सर्वे का काम दोबारा शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। सर्वे दोबारा हुआ तो मस्जिद कमेटी को क्यों नहीं बताया गया, पीस कमेटी को क्यों नहीं इसकी जानकारी दी गई। हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक पूरे फैक्ट, पूरे सबूत और पूरा सच पहुँचाया जाए, ताकि आपको तथ्यों की पूरी जानकारी हो और आप खुद समझ सकें कि पूरा सच आला है क्या। और देखिए, इसी सच को हम आपके सामने एक चिट्ठी के जरिए रख रहे हैं। ये चिट्ठी एडवोकेट कमिश्नर रवेश सिंह राघव की है, जिन्होंने बाकायदा सिविल जज संभल चंदौसी की का जो ऑर्डर था उसकी सूचना न केवल उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर होने के नाते संभल की उस जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ी हुई तारीख के साथ न केवल मस्जिद के प्रशासन को दी, जामा मस्जिद की टीम को दी, वहाँ पर पीस कमेटी को दी, और बाकायदा इसमें पूरी जानकारी 23 नवंबर को जारी की गई, उसकी जानकारी दी। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, इस वजह से आंशिक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई है। परिसर के सर्वे के दौरान काफ़ी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर और बाहर काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद की कमेटी की ओर से कहा गया कि नमाज होनी है, भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, और इस परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। यानी कि जब 19 तारीख को सर्वे शुरू हुआ तो उस दिन कार्रवाई इसलिए रोक दी गई क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और फिर 23 नवंबर को बाकायदा राघव की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब 24 तारीख को सुबह 7 से लेकर और 11 बजे तक दोपहर तक सर्वे का काम किया जाएगा और सर्वे की कार्रवाई निर्बाध रूप से की जा सके, इसलिए सभी पक्षकारों को तिथि व समय पर शेष सर्वे कार्रवाई करने हेतु उपस्थित रहना है। और रमेश सिंह राघव की तरफ से, जो कि एडवोकेट कमिश्नर है, उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी बाकायदा सभी को दी। और इस सभी में वो भी शामिल थे जो अब सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को क्यों नहीं जानकारी दी गई, जबकि मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को भी इसकी जानकारी दी गई, उस ज़िले की पीस कमेटी को जानकारी दी गई और सभी पक्षकारों को इसकी सूचना भी दी गई थी। आगे आपको संभल के सच की एक और कहानी बताएंगे। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।